हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर.के. बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपने 12th बायोलॉजी का चैप्टर जो 28 है, मानव का जनन तंत्र, उसका पार्ट नंबर 2 जो है उसके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कल मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। अगर आपने वह नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज अपन चालू करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना मादा जनन तंत्र। तो स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक जननांग के रूप में पाए जाते हैं। गर्भाशय, ग्रीवा, भगे, जनन, गर्भाशय, ग्रीवा, भगे, जनन ग्रंथियां तथा स्तन ग्रंथियां सहायक जननांग माने जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? मादा जनन तंत्र के बारे में कर रहे हैं। यानी कि मादा जनन तंत्र वह होता है जो मादा के शरीर में जो भी जनन अंग होते हैं उन सबको सम्मिलित रूप से हम मादा जनन तंत्र कहते हैं, जिसमें मुख्य भाग तो होता है अंडाशय, जिसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, और इसके अलावा अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होती है, योनि भाग होता है, भग अपन कहते हैं, और जनन ग्रंथियां और साथ में स्तन ग्रंथियां भी सहायक रूप में होती है। तो सबसे पहले जो प्रमुख भाग होता है वह कौन सा होता है? वह होता है अंडाशय होता है। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ओवेरी। तो देखिए, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या हमें यही नोट्स लिखने हैं? तो जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब से मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें कहूँगा कि यह नोट्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसलिए वीडियो को पहले तो एक बार आपको क्या करना है, समझना है। वीडियो को एक बार समझना है और बाद में आप लोगों को यह लिखना है। और जो स्टूडेंट्स मेरे स्कूल के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें कहूँगा कि पहले इस वीडियो को समझिए और बाद में इसके द्वारा मैं आपको यह नोट्स लिखा दूंगा। और अदर जो यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं वह इस वीडियो को समझते हुए इसके माध्यम से खुद भी नोट्स लिख सकते हैं। तो देखिए, अंडाशय। तो अंडाशय क्या होता है? स्त्रियों में बादाम की आकृति के 2 अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अंडाशय की आकृति कैसी होती है? बादाम की जैसी आकृति होती है। कितने पाए जाते हैं? 2 अंडाशय होते हैं, यानी जोड़ी के रूप में होते हैं, उदर गुहा में स्थित होते हैं। प्रत्येक जो अंडाशय होता है ना वह 1.5 से 3 सेंटीमीटर तथा 8 mm क्या होता है? मोटा होता है। और वृक्क या जो किडनी होती है ना उसके पीछे की तरफ अपन मानते हैं कि यह स्थित होते हैं। अंडाशय के द्वारा अंडाणु की उत्पत्ति तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव किया जाता है। अब जो अंडाशय होता है उसके द्वारा अंडाणु की उत्पत्ति होती है, और अंडाणु उत्पत्ति के लिए अपने को पता है कौन सी क्रिया होती है? युग्मक जनन यानी युग्मक निर्माण की क्रिया, या अपन बोले अंडाशय में कौन सी क्रिया? अंड जनन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मादा युग्मक या अगुणित मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। तो एक तो अंडाशय कार्य अंडाणु निर्माण का होता है, और साथ में एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं उनका स्त्राव भी यहीं से किया जाता है। एस्ट्रोजन को अपन नारीत्व हार्मोन कहते हैं, जो किशोरावस्था में चेंजिंग के लिए जिम्मेदार होता है या द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वह गर्भावधि हार्मोन कहलाता है। गर्भावधि में जो भी शरीर में क्रियाएं होती हैं उन सब की देखरेख होती है प्रोजेस्टेरोन के माध्यम से होती है। फिर आगे देखिए, आंतरिक संरचना के आधार पर अंडाशय एक सघन तथा ठोस अंग होता है, जो एक मोटे बाह्य भाग कॉर्टेक्स या वल्कुट तथा ढीले आंतरिक भाग मेडुला या मध्यांश में क्या रहता है? विभक्त रहता है। यानी कि अंडाशय के अपन देखे जाए तो 2 भाग माने जाते हैं। बाहरी जो भाग होता है उसे कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं, जो थोड़ा ठोस रूप में होता है, जबकि अंदरूनी भाग थोड़ा मुलायम ढीला होता है, जिसे अपन मध्यांश या मेडुला कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भाग में ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जबकि बाहरी भाग आंतरांग पेरिटोनियम का बना हुआ होता है। इसमें जो आंतरिक भाग में ट्यूनिका एल्बुजिनिया तथा बाहरी भाग पेरिटोनियम का बना हुआ होता है। कॉर्टेक्स तथा मेडुला का संयोजी ऊतक के तंतुओं से निर्मित पदार्थ जो होता है वह क्या कहलाता है? स्ट्रोमा
कहलाता है। तो वह तो हो गए भाग ट्यूनिका और एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका, एल्ब्यूजिनिया और पेरिटोनियम से बनी हुई भित्तियाँ पाई जाती हैं। फिर जो कॉर्टेक्स तथा मेडुला का जो संयोजी ऊतक के तंतुओं से निर्मित पदार्थ होता है ना, वह क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। इसके पश्चात जो अगला पार्ट आता है वह कौन सा आता है? अंडवाहिनी आता है। अब देखिए, साथ में यहीं पर मैं बताऊंगा कि अंडाशय जो क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया भी इसके अंदर मानी जाती है। उसकी डिटेल यहाँ पर इस पार्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि अपन जो एम्ब्रियोलॉजी वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पर अंडाशय की डिटेल अपने को विस्तार से मिलेगी, क्योंकि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया वहाँ पर डिटेल से बताई गई है। यहाँ पर तो अपने को यही ध्यान रखना है कि अंडाशय क्या करता है? अंडजनन की प्रक्रिया होती है, अंडाणु का निर्माण करता है। प्रत्येक माह अपन कहते हैं अंडाशय के अंदर एक अंडाणु का निर्माण माना जाता है। इसके अलावा हार्मोन्स आपको बता दिए। हार्मोन्स का कार्य मैंने आपको बता दिया कि एस्ट्रोजन को नारीत्व हार्मोन कहते हैं, अर्थात एक नारी के अंदर जो भी गुण पाए जाते हैं जो उसे पुरुष से भिन्न बनाते हैं, चाहे वह शारीरिक गुण होते हैं, चाहे अपन मान सकते हैं वह व्यवहारिक गुण होते हैं, वे सारे एस्ट्रोजन प्रभाव के कारण होते हैं, जो किशोरावस्था में चेंजिंग के लिए जिम्मेदार या द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण में आपको बताया जाए तो देखिए कि सामान्य तौर पर रोमों का कम पाया जाना शरीर पर, त्वचा का मुलायम होना, मांसपेशियां कोमल होना, इसके अलावा आवाज़ का महीन या पतला होना, जो जनन अंगों का विकास होना, श्रोणि मेखला के आकार में बढ़ोतरी होना, जो अपन मान सकते हैं कि गर्भाशय का आकार भी बढ़ने के कारण भी अपने देखने को मिलता है। इसके अलावा स्तन ग्रंथियों का विकास होना, जनन अंगों का विकास होना, ये सारे अपने को देखने को मिलते हैं। फिर अपन बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। तो जो आपको मैंने बताया था गर्भावधि हार्मोन होता है, जो गर्भावधि की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। 9 माह की जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें इसी का योगदान माना जाता है। अब अपन बात करें सेकंड, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, जो कि अंडाशय से जुड़ी हुई होती है। तो देखिए, प्रत्येक अंडाशय से लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी कीपनुमा एवं कुंडलित पेशीय नलिका जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं? अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या गर्भाशय नलिका या फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, अंडवाहिनी नाम भी होता है, डिंबवाहिनी भी कहते हैं, गर्भाशय नलिका भी कहते हैं और फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अंडवाहिनी अपनी ओर के अंडाशय के समीप से गर्भाशय तक फैली होती है। इस अग्र कीपनुमा भाग जो अंडाशय से लगा होता है ना, उसे कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं। यानी कि इससे अंडवाहिनी का जो अग्र भाग जो होता है वह अपन मानते हैं कि किससे जुड़ा हुआ रहता है? वह अंडाशय से जुड़ा होता है, उसे अपन कीपक या अंड कीपक या इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं, जिसके किनारों पर क्या होता है? अंगुलियों के समान अनेक झालरदार प्रवर्ध दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? झालर या फिब्री के नाम से जानते हैं। कीप का छिद्रनुमा मुख जो होता है वह क्या कहलाता है? ओस्टियम कहलाता है। देखिए, पहले आपको मैं यहाँ पर डायग्राम में ही बता देना चाहूँगा किसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ये जैसे मादा जनन तंत्र का ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो अपन ने फिलहाल पहले अपन ने जो बात की थी ये अंडाशय वाले पार्ट की बात की थी। ये जो अंडाशय पार्ट है ना, इसकी बात की थी। तो देखिए, दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं? 2 अंडाशय क्या होते हैं? स्थित होते हैं। अंडाशय दिखाई दे रहे। इन अंडाशय के अंदर कौन सी क्रिया होगी? अंडजनन की क्रिया होगी, जिससे मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। दोनों तरफ पाए जाएंगे, बादाम की आकृति के होते हैं, भूरे रंग के पाए जाते हैं। फिर देखिए, इनसे जुड़ी हुई ये दोनों ओर क्या पाई जा रही है? ये अंडवाहिनी पाई जा रही है। अपन अभी जो बात कर रहे हैं वह अंडवाहिनी का जो ये है अग्र जो भाग है उसकी बात कर रहे हैं। यानी अंडवाहिनी का जो ये अग्र भाग जुड़ा हुआ है ना, ये कीप भाग कहलाता है। और ये आगे से ही क्या होता है? ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे अपन झालर या फिब्री कहते हैं, जो अंडाशय को जोड़े रखती है। इसके बीचों बीच ये क्या पाया जाता है? छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओस्टियम कहते हैं। इस छिद्र के माध्यम से ही क्या होता है कि अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बनता है वह किस में आ जाता है? फिर इसे अंडवाहिनी के अंदर पहुंच जाता है। तो ये दोनों तरफ अंडवाहिनी होती है। ये जो आपको ये देखो 1, 2 और 1, ये 3 ये पार्ट जो दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये क्या होते हैं? गर्भाशय पार्ट माने जाते हैं। ये होते हैं गर्भाशय पार्ट, अपन इन्हें कहते हैं। फिर जो गर्भाशय के पश्चात अपन कहते हैं
कि बीचों बीच अपने को क्या दिखाई दे रही है, ये गर्भाशय ग्रीवा वगैरह होती है, गर्भाशय की ग्रीवा दिखाई दे रही है, ये क्या होता है, योनि भाग होता है, ये होता है मादा जनन तंत्र। तो देखिए अब अपन ने बात कर ली थी इतनी। अब आगे देखते हैं कीपक के अलावा अगर अपन देखें कि कीपक के अलावा अंडवाहिनी में एम्पुला और इस्तमस भाग भी पाए जाते हैं। एम्पुला और इस्तमस जो भाग होते हैं, यह यहाँ पर अपन कहते हैं एम्पुला भाग पाया जाता है। यह भाग जो होता है वह फेलोपियन नली का भाग होता है, और यह भाग आपको बताया था कीपक भाग होता है। 3 पार्ट इसके अपने को देखने को मिलते हैं। तो अंडवाहिनी की दीवार संकुचनशील तथा अंदर से पक्षमाभि उपकला के द्वारा ढकी रहती है। इसकी श्लेष्मिक उपकला की स्त्रावी कोशिकाओं के द्वारा गाढ़े लसलसे द्रव्य की पतली परत का स्त्राव भी किया जाता है, जो अंडाणु को पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। अंडाशय द्वारा मुक्त अंडाणु झालर के द्वारा अंडवाहिनी में क्या करता है, प्रवेश करता है। झालर के द्वारा अपन कहेंगे यह अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करता है। फिर ये तो बात हुई अंडवाहिनी की। अब अपन जो बात कर रहे हैं वह किसकी करेंगे, गर्भाशय की बात करने वाले हैं, यूट्रस। तो यह नासपति के आकार का एक खोखला अंग पाया जाता है। मादा जनन तंत्र का खोखला अंग होता है नासपति के आकार का, जो श्रोणी क्षेत्र के मध्य में स्थित होता है। जो श्रोणी क्षेत्र यानी कि जो जांग का जो कमर का कंकाल बनाता है ना, उसे कहते हैं श्रोणी क्षेत्र। तो उसके मध्य में स्थित माना जाता है। गर्भाशय को 3 स्नायु श्रोणी गुल में स्थित रखते हैं, गुहा में स्थित रखते हैं। गर्भाशय को 3 स्नायु श्रोणी गुहा में स्थित रखते हैं। इसका आकार जो होता है 7.5 इंटू 5.0 इंटू 2.5 सेंटीमीटर माना जाता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। इसमें दोनों तरफ की जो अंडवाहिनी होती है वह आकर इसमें खुलती है। और गर्भाशय की दीवार जो होती है मोटी वह अत्यधिक क्या होती है, पेशीय मानी जाती है। गर्भाशय की जो दीवार होती है ना, अत्यधिक मोटी होती है और पेशीय होती है। गर्भाशय की गुह्य सतह पर क्या होता है, श्लेष्मीय उपकला का स्तर भी पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय का अंतः स्तर कहा जाता है। गर्भाशय का ऊपरी भाग चौड़ा और त्रिकोणी गुहा जैसा होता है, जिसे काय कहा जाता है, बॉडी या काय के नाम से जानते हैं। और निचला संकीर्ण भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। यानी अपन ने देखा था कि नॉर्मली इस प्रकार से अपने को वह गर्भाशय की स्थिति दिखाई दे रही थी। तो यह जो ऊपरी भाग होता है ना, यह तो अपन देख रहे थे क्या कहलाता है यहाँ पर, इसे तो अपन कह रहे थे काय के नाम से जानते हैं, जबकि ये नीचे वाला जो ये भाग हो जाता है ना, ये क्या कहलाता है, ग्रीवा भाग कहलाता है। तो आगे देखिए, फिर गर्भाशय जो होता है एक बाह्य द्वार द्वारा योनि भाग में खुलता है, और निषेचन के बाद निर्मित भ्रूण अपरा द्वारा गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, जहां इसे सुरक्षा एवं पोषण जो होता है वह प्रदान किया जाता है। आगे देखिए, अगला पार्ट जो है वह होता है योनि या वेजाइना पार्ट, जिसे अपन कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा उभर कर एक लचीली पेशीय झिल्ली नुमा नलिका रूपी संरचना बनाती है। कि गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है ना, वह कुछ उभरी हुई होकर एक लचीली पेशीय, एक झिल्ली समान नलिका रूपी एक संरचना बनाएगी। उसी को अपन क्या कहते हैं, वेजाइना या योनि के नाम से जानते हैं। और इसकी जो भित्ति होती है ना, भित्ति कोशिकाएं ग्लाइकोजन का क्या करती है, संचय करती है। इसकी जो भित्ति कोशिकाएं होती हैं वह ग्लाइकोजन का संचय करती है। और इस योनि भाग में उपस्थित लैक्टोबैसिलाई जीवाणुओं की किण्वन क्रिया के द्वारा योनि में उपस्थित श्लेष्म अम्लीय हो जाता है, यानी प्रकृति उसकी अम्लीय हो जाती है, जो संक्रमण से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दोबारा देखिए, योनि में उपस्थित क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु होते हैं, जिनके द्वारा किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन क्रिया के द्वारा अपन कहते हैं कि योनि में उपस्थित जो श्लेष्म पदार्थ होता है उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है, और अम्लीय प्रकृति होती है तो वह संक्रमण वगैरह से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। योनि द्वार पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमन या हाइमेन झिल्ली कहते हैं। यह अत्यधिक
परिश्रम, लैंगिक संपर्क तथा व्यायाम के कारण फट जाती है। या अपन मान सकते हैं कि यह एक तरह से जब महिला के द्वारा पहली बार लैंगिक संपर्क किया जाता है, मिथुन क्रिया की जाती है, तो यह झिल्ली क्या होती है, नष्ट होती है। अब आगे देखिए इसी में, तो योनि मादाओं में गर्भाशय से उत्पन्न मासिक स्त्राव को निष्कासन पथ उपलब्ध कराती है, यानी कि मार्ग है जिसके द्वारा मासिक स्त्राव शरीर से बाहर होता है। ऋतु स्त्राव जो भी बोलते हैं अपन, रज बोलते हैं, 7 दिन तक होने वाली जो क्रिया, तथा शिशु जन्म के समय गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालने के लिए जन्म नाल की तरह कार्य यही करती है, यानी योनि भाग के द्वारा इस शिशु का अपन मानते हैं कि जन्म होता है। फिर अगला पार्ट देखिए, भग पार्ट की अपन चर्चा करते हैं, भग या वुल्वा। तो मादाओं के सभी बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, भग कहते हैं। यानी कि योनि भाग जो होता है, बाहरी जो भाग होता है उसके ऊपर का जो भाग होता है वह क्या कहलाता है, भग कहलाता है। अब इसके देखो कौन कौन से पार्ट आएंगे इसमें। सबसे पहले तो इसमें आएगा प्यूबिस मूड, जिसे अपन मोनस प्यूबिस के नाम से भी जानते हैं। यह त्वचा से ढका हुआ एवं उभरा हुआ वसीय उत्तकयुक्त भाग होता है, जिस पर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। यानी कि मादा जनन तंत्र का वह पार्ट जो अपन मान सकते हैं कि त्वचा से ढका हुआ होता है, जिस पर रोम स्थित होते हैं, योनि के चारों ओर पाई जाने वाली संरचना उभरी हुई, वह क्या कहलाती है, प्यूबिस मूड कहलाती है। इसके पश्चात देखिए जो सेकंड है वह क्या है इसमें, वह है वृद्ध बगोष्ठ, अपन जिसे कहते हैं वृद्ध बगोष्ठ, लेबिया मेजोरा। ये प्यूबिस मूड से नीचे की तरफ वह पीछे की ओर विस्तृत एक जोड़ी वलन होते हैं, जो त्वचा से तो आच्छादित रहते हैं और वसीय उत्तक से निर्मित होते हैं। इनकी बाह्य सतह पर भी रोम पाए जाते हैं। यानी कि जो मुख्य रूप से अपन कहते हैं प्यूबिस मूड वाली संरचना थी, उससे पीछे की तरफ वाला जो पार्ट होता है उसे अपन मानते हैं कि वृद्ध बगोष्ठ कहते हैं, और यह भी सतह से, रोम सतह से ढके हुए होते हैं। फिर आता है लेबियो माइनोरा, यानी कि लघु बगोष्ठ। यह वृद्ध बगोष्ठ के बीच में उपस्थित एक जोड़ी छोटे वलन होते हैं। ये वर्णकोश से युक्त त्वचा से निर्मित होते हैं तथा वेस्टिगुल यानी कि प्रगाढ़ क्षेत्र को क्या होते हैं, घेरे हुए रहते हैं। फिर देखिए आगे भग सेप या क्लाइटोरिस जो पार्ट आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह प्यूबिस मूड के नीचे व लघु बगोष्ठ के अग्र कोने पर स्थित एक संवेदी एवं उत्थानशील क्या होती है, संरचना होती है। यह मादा में लैंगिक उत्तेजना उत्पन्न करने का कार्य करती है। यह नर के सीसन का समजातंग होता है। ये लाइन अपने को जरूर ध्यान रखनी है, छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नर जनन तंत्र के सीसन का समजातंग कहलाता है, तो वह कौन कहलाता है, अपना क्लाइटोरिस या भगसेप कहलाता है। या कह सकते हैं मादाओं में लैंगिक उत्तेजना उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा होता है, तो वह भगसेप ही होता है। फिर देखिए प्रगाढ़ या वेस्टिब्यूल, तो लघु बगोष्ठ के मध्य में स्थित एक दरार रूपी स्थान को क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल के नाम से हमें जानते हैं। इसमें मूत्र मार्ग और योनि द्वार दोनों खुलते हैं। जैसे अपने को पता होना चाहिए कि मादा के अंदर जो पर मानते हैं योनि द्वार और मूत्र द्वार जो होते हैं वह दो अलग अलग माने जाते हैं। मूत्र मार्ग का द्वार जो होता है क्लाइटोरिस या भगसेप के ठीक नीचे एक छोटे छिद्र के रूप में माना जाता है, और इस द्वार के नीचे की ओर जो छिद्र होता है वह क्या कहलाता है, योनि द्वार कहलाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके पश्चात देखिए बार्थोलिन ग्रंथियाँ, तो योनि द्वार के दोनों तरफ एक एक सेम के बीज की आकृति की ग्रंथि वृद्ध बगोष्ठ पर पाई जाती है। यह ग्रंथियाँ क्या करेगी, एक क्षारीय द्रव्य का स्त्राव करेगी। यह भग भाग को क्या बनाए रखता है, नम बनाए रखने का कार्य करेगा तथा मिथुन क्रिया को क्या बनाता है, सुगम बनाने का कार्य करता है। अब यह जो पार्ट है यह अपने को दिखाई दे रहा है कि मादा जनन तंत्र का बाह्य पार्ट। अब इसमें देखिए जैसे अपन बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये क्या है, वृद्ध बगोष्ठ भाग कहलाता है, यानी कि योनि का उभरा हुआ भाग। फिर इसके अंदर की तरफ दसा हुआ यह लघु बगोष्ठ भाग होता है। फिर
इसके अलावा देखिए, यह जो अपन देख रहे हैं बीच की ये जो संरचना अपने को दिखाई दे रही है, ये संरचना, इसमें ऊपरी जो ये भाग है वह क्या है, बग शेप कहलाता है। ऊपरी भाग जो है बग शेप या क्लाइटोरिस के नाम से अपन इसे जानते हैं। यह जो छिद्र है यह क्या है, मूत्र मार्ग है। और इसके नीचे की तरफ जो ये छिद्र पाया जा रहा है यह योनि द्वार होता है। और इसी योनि द्वार पर क्या पाई जाती है, यह हाइमन झिल्ली होती है, जो प्रथम बार मैथुन क्रिया करने पर नष्ट हो जाती है या अधिक परिश्रम करने पर नष्ट होती है। ये अपन मान सकते हैं, या व्यायाम करने के कारण भी नष्ट हो सकती है। और फिर नीचे की तरफ यह जो संरचना होती है वह क्या होती है, गुदा भाग होता है। तो देखिए, गुदा भाग और जो जनन मार्ग वगैरह ये क्या होते हैं, पास पास में स्थित माने जाते हैं मादा जनन तंत्र में। इसीलिए इनमें संक्रमण की क्या होती है, ज़्यादा संभावना होती है। तो इसे हर अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियाँ ब्रेस्ट या छाती। तो मादा में स्तन ग्रंथियों से युक्त एक जोड़ी स्तन उपस्थित होते हैं। ये वक्ष के सामने की तरफ अंशीय पेशियों के ऊपर स्थित माने जाते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि में भीतर का संयोजी ऊतक 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठीय पालियों से निर्मित होता है। इसके बीच बीच में वसीय जो ऊतक होते हैं वह भी स्थित होते हैं। प्रत्येक पालियों में अंगूर के गुच्छे के समान दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जिसके द्वारा दुग्ध का स्त्राव किया जाता है। तो यहाँ पर यह अपन मानते हैं अंगूर के गुच्छों के समान दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जिनके द्वारा दुग्ध का स्त्राव होगा। फिर आगे देखिए कि प्रत्येक पालिका से निकली हुई कई छोटी वाहिनियाँ एक दुग्ध नलिका बनाती है, और ऐसी कई दुग्ध नलिकाएं स्वतंत्र रूप से निप्पल या चुचुक में खुलती हैं। आगे देखिए, फिर चुचुक स्तन ग्रंथियों के शीर्ष भाग पर उभरी हुई वर्णकित संरचना होती है। इसके आसपास का क्षेत्र भी गहरा वर्णकित हो जाता है, और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, स्तन परिवेश के नाम से जानते हैं। मादाओं में या महिलाओं में निप्पल के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वह वसा के जमाव के कारण, पेशियों के कारण काफ़ी उभरा हुआ होता है। और जो निप्पल भाग होता है आगे वाला, इसमें 0.5 mm के 15 से 25 तक क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे दुग्ध स्त्राव की क्रिया होती है। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एवं कार्य का जो नियंत्रण होता है वह सोमेटोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि हार्मोन्स के द्वारा होता है। दूध में वसा, लैक्टोज, कैसीन, लाइसोजाइम, कैल्शियम, विटामिन तथा कई महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी पदार्थ भी पाए जाते हैं। कई महत्वपूर्ण पदार्थ अपने को इसमें देखने को मिलते हैं। जन्म के पश्चात, इसमें देखा जाए तो जन्म के पश्चात यह दुग्ध क्या करता है, शिशु के विभिन्न संक्रमण से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। प्रजनन क्रिया में स्त्रियों की पुरुषों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी मानी जाती है, क्योंकि मादा जनन तंत्र द्वारा जनन से संबंधित कई कार्य क्या होते हैं, संपन्न किए जाते हैं। जैसे अंडाणु का निर्माण मादा के शरीर में होता है, अंडाशय में। मैथुन के समय शुक्राणु को ग्रहण करना मादा का कार्य। गर्भाधान हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना। नवजात शिशु को भ्रूणावस्था एवं प्रसव पश्चात पोषण प्रदान करना। स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का संश्लेषण एवं स्त्राव करना। ये सारे अपन मानते हैं मादा या महिला के कार्य होते हैं। इसलिए एक शिशु को जन्म देने में एक महिला का ज़्यादा योगदान होता है। पुरुष का योगदान केवल इतना ही माना जाता है कि उसके द्वारा नर युग्मक शुक्राणुओं को मैथुन क्रिया के द्वारा मादा के शरीर में पहुंचाया जाता है। फिर जितनी भी जो क्रिया होती है ना, उसमें मुख्य योगदान अपन मानते हैं कि मादा का ही होता है। अब इस पार्ट का जो अंतिम टॉपिक जो बचा हुआ है, जिस पर अपन चर्चा करेंगे, वह है मानव में यौनारंभ लक्षण। यौनारंभ का मतलब होता है यौवन अवस्था आने पर कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं, यानी कि किशोरावस्था में। तो देखिए, मानव में नर एवं मादा अपरिपक्व जन्नांगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता का विकास होना क्या कहलाता है, यौनारंभ कहलाता है। यानी अपन देखते हैं नर व मादा में जन्नांग जो होते हैं वह तो जन्म के साथ ही निर्मित हो जाते हैं, लेकिन वह परिपक्व जिस अवस्था में होते हैं वही यौनारंभ कहलाता है, यानी यौवन अवस्था।
और नर की अपेक्षा मादा में जो यौनारंभ होता है वह पहले प्रदर्शित होता है। इसीलिए कहते हैं कि लगभग महिलाओं में 12 से 13 वर्ष में किशोरावस्था आ जाती है, जबकि पुरुषों में अपन मानते हैं कि 13 से 14 या 14 से 15 वर्ष में किशोरावस्था के लक्षण देखने को मिलते हैं। मानव नर में यौनारंभ 14 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। इसमें वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है, जो द्वितीय गोलैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है, जैसे आवाज़ का भारी होना, शरीर पर अत्यधिक बालों का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, कंधों का मजबूत होना, जननांगों का विकास होना, शुक्र जनन की प्रक्रिया का आरंभ होना। इनके बारे में पहले भी बताया था। जबकि मादाओं में यौनारंभ 13 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। इनमें अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है। ये हार्मोन मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का तो विकास करते हैं, जैसे आवाज़ का पतला होना, शरीर पर बालों का कम होना, स्तनों का विकास, श्रोणि क्षेत्र में वृद्धि, अंड जनन की प्रक्रिया का प्रारंभ होना आदि। ये सारे लक्षण अपन कहते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए, यौनारंभ के समय नर तथा मादा के शरीर में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, इन्हें एक सारणी के द्वारा अपन यहाँ पर समझेंगे। पहला देखिए, नर में सीसन, वृषणकोश, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं शुक्राशय ग्रंथि के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। जबकि महिला में देखिए, गर्भाशय, योनि, अंडवाहिनी तथा भग्गी के आकार में वृद्धि होती है। दूसरा, वृषण के आकार में वृद्धि एवं शुक्राणु जनन प्रारंभ हो जाता है, यानी शुक्र जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, शुक्राणु बनने लग जाते हैं। किसमें, वृषण भाग में। इधर देखिए, मादा में वक्ष स्थल पर स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होती है और रजोदर्शन के साथ मासिक चक्र जो होता है वह प्रारंभ हो जाता है। फिर थर्ड देखिए, आवाज़ का भारी होना। इधर आवाज़ का महीन, तीव्र व मधुर हो जाती है। फिर पुरुषों में शरीर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ, वक्ष स्थल पर व श्रोणि भाग पर बालों का उगना ये होता है, और शरीर पर बालों का अभाव ये महिलाओं में देखने को मिलता है। फिर आगे अपन देखते हैं कि शरीर में तीव्र वृद्धि और अंशीय क्षेत्र में वृद्धि होना ये पुरुषों में देखने को मिलता है। अंशीय क्षेत्र का मतलब होता है अंश मेखला, जो कंधे का कंकाल बनाती है उसमें वृद्धि, यानी कि कंधे जो होते हैं वह चौड़े होने लग जाते हैं। जबकि महिलाओं में देखते हैं श्रोणि भाग में तीव्र वृद्धि, जो कमर का कंकाल बनाती है ना, तो वह भाग थोड़ा चौड़ा होने लग जाता है। नितंब भाग का फैलकर चौड़ा होना, स्तनों की वृद्धि होना, वसा का संचय होने के कारण, तो ये देखने को मिलता है। फिर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच इत्यादि हार्मोन्स के स्त्रावण में क्या होती है, वृद्धि होती है। एफएसएच फुल फॉर्म फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच होती है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। फिर देखिए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच इत्यादि हार्मोन्स के स्त्राव में वृद्धि होती है मादा के शरीर में। फिर अंतिम देखिए, मादा की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन की भावना जो होती है वह यौनारंभ में दिखाई देती है। पुरुष जो होते हैं मादा की तरफ आकर्षित होते हैं, और जो मादा होती है वह नर की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण पाया जाता है। तो यह भी अपने को देखने को मिलता है। तो इसी के साथ ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। लेसन को एक बार नहीं 2 बार ज़रूर देखिए, और नोट्स भी आप साथ में यूट्यूब स्टूडेंट्स नोट्स लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में इसी क्वेश्चन के साथ, यानी इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है उनके ऊपर अपन चर्चा ज़रूर से करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।